साथियों, मैं RS गौतम एडवोकेट कुछ समय बाद भोजन पैगाम यूट्यूब चैनल पर लाइव हो रहा हूँ। आपसे गुजारिश भी है कि यदि भोजन पैगाम को आप देश में घर घर तक पहुँचाना चाहते हैं, भोजनों की आवाज़ को बुलंद रखना चाहते हैं, भोजनों के हर दुख सुख की खबर हर भोजन तक पहुँचाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जहाँ तक फैला सकते हैं फैलाने की कोशिश करें। साथियों, 1950 में यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। मुख्य रूप से भारत में 3 एजेंसियां हैं जो देश को चलाने का काम करती हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथी एजेंसी के रूप में जो उभार हुआ है वो मीडिया का। लेकिन आज की डेट में मीडिया को चौथा स्तंभ कहना बेईमानी होगी, क्योंकि आज की मीडिया बिकी हुई है और वो सरकार जो आती है उसका प्रचार करती है। उसे देश से, जनता की समस्याओं से, कहाँ क्या अत्याचार हो रहा है, कहाँ किस तरह की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रही है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रही है, मीडिया को कोई मतलब नहीं है। साथियों, मुख्य रूप से आज मैं पूरे देश का ध्यान भारत की जुडिशरी की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करूँगा। संविधान के अनुसार भारत की स्वतंत्र जो न्यायपालिका है बिल्कुल स्वतंत्र है। उसे निष्पक्ष रूप से कोई भी आदेश पारित करने की पूरी स्वतंत्रता मिली है। लेकिन आज की जो न्यायपालिका देखें तो आपको पता लग जाएगा कि न्यायपालिका भी स्वतंत्र रह गई है अथवा केंद्र सरकार, केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसके इशारों पर काम कर रही है। साथियों, थोड़ा बैक में ले जाना चाहूँगा। एक समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर एक केस लगा हुआ था कि उन्होंने चुनाव के दौरान गड़बड़ियां की गई और उसके लिए दोषी हैं। तत्कालीन इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, जगमोहन लाल सिन्हा। उन्होंने फैसला सुनाया था। इंदिरा जी उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में थी। यहाँ तक कि अपोजिट वकील ने ये कहा था कि इस समय आप कोर्ट में हैं, प्रधानमंत्री नहीं, और उनको कुर्सी पर से उठा दिया गया था। खड़े होकर को उनको अपनी बात सुननी पड़ी। एक बहुत और था कि जुडिशरी का इतना हौसला था कि उसकी कोर्ट में प्रधानमंत्री चेयर पर नहीं बैठ सकता था। जुडिशरी सुप्रीम थी। आज की जुडिशरी देखिए कितना नीचे गिर गई है और नीचे कितना गिरती जाएगी। देश के लोग न्याय कैसे मांगेंगे? आपने देखा मनीषा बाल्मीकि का केस। एक बाल्मीकि समाज की लड़की, उसके साथ 4 दबंग अभियुक्तों ने, जो कि योगी की जात बिरादरी के लोग हैं, ठाकुर जाति के लोग हैं, व्यभिचार किया, अत्याचार किया और मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक हुआ कि उसकी डेड बॉडी को भी रात में जला दिया, उसके परिवारजनों को नहीं दिया गया। अभी फैसला आ गया कोर्ट का, एक को आजीवन कारावास हुआ, 3 को बरी कर दिया गया। क्या न्यायपालिका है? क्या न्यायपालिका की ही अब चरम सीमा हो गई है कि किस तरह के न्याय देने लगी है। उधर दूसरी तरफ देखिए, दीनेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उसका शराबी गुंडा हरामी भाई, एक अनुसूचित जात की बारात आ रही थी, गाने बजाने हो रहे थे, वहाँ तलवार, वहाँ कट्टा लेकर के, पिस्टल लेकर के पहुँचता है, सबको डराता है, धमकाता है, सारा का सारा शूट किया जाता है, पिक्चरों में दिखाई देता है। बहुत बड़ा आंदोलन होता, तब जाकर कहीं उसकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी क्या, पुलिस ले जाती है, मेहमान की तरह उसको रखा जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट
पर्सनल मुचलके पर उसको बेल दे देती है। कोई किसी तरह की कोई बात नहीं, क्योंकि वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई है, उसे उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है? एक पाखंडी पंडा है जिसके सामने मध्य प्रदेश का ओबीसी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नतमस्तक है। पुराना कांग्रेस का मुख्यमंत्री भी वहां नतमस्तक है। मध्य प्रदेश का गृह मंत्री शर्मा भी नतमस्तक है। 12वीं पास अथवा फेल 26 साल का लौंडा जो अपने को शास्त्री लिखता है, ऊंचे आसन पर बैठता है, उसके नीचे मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान बैठता है। कल्पना पुराना मुख्यमंत्री जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री वो बैठता है, और वहाँ का होम मिनिस्टर बैठता है, और छतरपुर जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वो भी सब होते हैं। ऐसी दशा में किसको न्याय मिलेगा? सच्चाई की बात करने वाला देश में कोई भी नहीं है, न्याय की बात करने वाला कोई भी नहीं है। यदि चंद्रशेखर आजाद ने, ओबीसी के लोगों ने, SC/ST के लोगों ने, आदिवासियों ने वहाँ प्रदर्शन नहीं किया होता तो उसकी गिरफ्तारी भी नहीं होती। अब 17 मार्च को फिर मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। चंद्रशेखर के नेतृत्व में होगा। वहाँ का सारा ओबीसी आदिवासी समाज उसके साथ होगा। देखो क्या फिजा बदलती है। कहने का मतलब ये है कि यदि बहुजन समाज के ऊपर कितना बड़ा जघन्य अपराध हो जाए, FIR तब लॉन्च होगी जब आपको लाखों लोगों का प्रदर्शन करना पड़ेगा। और वो लोग जो मनोवादी व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं, RSS की नीति पर चल रहे हैं, कितना बड़ा जघन्य अपराध करें, उनकी तुरंत जमानत हो जाती है, केसेस में कुछ नहीं होता। अभी आपने देखा बिल्किस बानो केस गुजरात का, जिसमें 11 अपराधी थे, सामूहिक बलात्कार किया था, आजीवन कारावास हुआ। मोदी जी ने अपनी सरकार का प्रभाव दिखाते हुए उनको 11 साल बाद ही जेल से बाहर करा दिया। क्यों? वहाँ की अदालत ने ये फैसला दे दिया कि अब वो सुधर गए हैं और अब उनमें कोई ऐसी कमी नहीं रह गई है, और जब जेल से बाहर आए तो उनका ऐसे तिलक किया गया जैसे राज तिलक किया जा रहा है। साथियों, इतना ही नहीं, आए दिन प्रतिदिन जो अत्याचार हो रहे हैं, उसमें कौन अत्याचार करने वाले हैं, उनके साथ क्या कार्रवाई हो रही है। इधर यूपी में देखिए, योगी मुख्यमंत्री हैं, ठाकुर बिरादरी को बिलोंग करते हैं। बड़े गौर से रुतबे के साथ कल वो एक वीडियो में एक मीडिया वाला पूछ रहा था कि लोगों की शिकायत है कि प्रदेश में ठाकुरों का आतंक फैल रहा है और आप भी ठाकुर जाति के हैं। तो उस बात का तो जवाब योगी ने नहीं दिया। योगी कहना था, मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय कुल में जन्म लेना क्या अपराध है, और क्षत्रिय कुल में भगवानों ने जन्म लिया, कई भगवानों ने जन्म लिया। तो जिस मुख्यमंत्री की इतनी गिरी हुई निम्न श्रेणी की विचारधारा बन गई हो, उससे न्याय की उम्मीद कौन कर सकता है। मुख्यमंत्री उसके भगवानों ने नहीं बनाया, प्रदेश के बेचारे शोषित पीड़ित दबे कुचले लोगों ने वोट दे करके बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया था कि वहां जाकर के जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो इस तरह से रुतबा दिखाएगा, जिसकी वजह से जिन्होंने वोट दिया है वो बेचारे क्या सोचेंगे। यानी बाहर उसके गुंडे धमका रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, और ऊपर से मुख्यमंत्री का जो पावर होता है, सरकार बनती है,
उसका इस्तेमाल करते हुए उनको तो संरक्षण दिया जा रहा है, बाकी लोगों को दमन किया जा रहा है। अब आता हूं बुलडोजर पर। योगी जी का कहना है कि जितने भी माफिया हैं प्रदेश के अंदर उनको मिट्टी में मिला दूंगा। ठीक है भाई, लेकिन जो उनके सजाती गुंडे माफिया भूमाफिया हैं, जो क्रिमिनल हैं, मर्डर किया है, उनको छोड़कर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो लिस्ट है हमारे पास बहुत सारी, कम से कम लंबी लिस्ट है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम, वीडियो बड़ा हो जाएगा, टाइम भी काफ़ी लगेगा। उसमें जो उनके सजाती गुंडे बदमाश मवाली जो आतंक फैला रहे पूरे प्रदेश में, उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा और ना आज तक चला है। क्या मतलब हुआ? इससे उन लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा है और जो लोग बहुजन समाज के, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी और आदिवासी लोग हैं, वो उसके शिकार हो रहे हैं। क्या न्यायपालिका को नहीं दिखाई देता? क्या न्यायपालिका में जो जज हैं वो केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत में नौकरी करने जाते हैं? संविधान ने उनको इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन दिया, इनहेरेंट पावर दी हुई है। वो सो मोटो एक्शन भी ले सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं रोक सकता, राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पर कोलोजियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 95% से ज़्यादा जो जज बनाए गए हैं और अब भी बनाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे ब्राह्मण या बनिया कम्युनिटी के हैं, इक्का दुक्का इधर उधर का छूट-छाड़ करके। तो आपकी बात कौन सुनेगा? अभी देखा, एक मैं फोटो देख रहा था कल, योगी जी अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, सामने राम की फोटो लगी हुई है, हनुमान की लगी हुई है और पता नहीं किसकी किसकी लगी हुई है, और उनके लेफ्ट साइड में उनकी टेबल पर मनुस्मृति रखी हुई है, जिसका नाम लिखा है विशुद्ध मनुस्मृति। जिस मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था कि ये एक अधर्म की किताब है, अमानवीय किताब है, घृणित है, ऐसी किताब कोई ना पढ़ सके और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। संविधान के आर्टिकल 13 के तहत जिस दिन से संविधान लागू हुआ, उस दिन से पहले जो भी इस तरह के धर्म ग्रंथ या जो भी किताबें थीं, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी गई। योगी जी को इस चीज़ का पता नहीं है, उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। जो बीजेपी के नेता लोग हैं, मोदी, योगी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान आदि आदि, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है और ना ही ये शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं। इनको पाखंडवाद फैलाने से मतलब है, अशिक्षा की तरफ जाइए, पाखंडवाद फैलाइए और लोगों का दमन चक्र चलाइए, लोगों पर उनका शोषण कीजिए। इस तरह की दमन नीति देश में चल रही है। साथियों, जो मुख्यमंत्री एक ऐसे पंडे के सामने नीचे बैठता है जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, चमत्कार दिखा रहा है, उसके लड़का हो जाएगा, उसके लड़की हो जाएगी, उसको पैसा मिल जाएगा, याद याद करके, और वो अपने भाई की जन्म कुंडली नहीं देख पाता है कि कल गिरफ्तार हो जाएगा, परसों छूट जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया इन लोगों को? ये देश को बर्बादी पर ले जाने की कवायद चल रही है। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, यही समझ में नहीं आता। प्रतिदिन 24 घंटे नई नई समस्याएं क्रिएट की जा रही हैं। क्यों? वो इसलिए कि ये बहुजन समाज के लोग हैं, इन्हीं समस्याओं में उलझे रहें और मुख्य मुद्दों पर आ ही ना सकें। ना शिक्षा की बात कर सकें, ना बेरोजगारी की बात कर सकें, ना अन्याय के खिलाफ इकट्ठा होकर के कोई संघर्ष कर सकें, और न ही न्याय की बात कर सकें, और न ही विकास की बात कर सकें। इन्हें इस तरह से समस्याओं में उलझा के रखो, उन्हीं में उलझे रहें। ये इंटेंशन है आज की सरकार का, और इसको बदलेगा कौन? 2024 का चुनाव आ रहा है।
वो लोग अपना पूरे देश में पाखंडवाद फैलाने में लगे हुए हैं, मस्त हैं। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आरएलडी है, तमाम दुनिया भर की पार्टी हैं, बिहार की पार्टियां हैं, ये क्या कर रही हैं? कहीं कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा अत्याचार अन्याय हो जाए, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आपने देखा धीरेन्द्र का भाई छोड़ दिया कोर्ट ने, एक भी नहीं बोला। आपने देखा मनीषा के हत्यारों को छोड़ दिया गया, केवल एक को छोड़ करके, एक को सजा हो गई, 3 को छोड़ दिया गया, एक भी बहुजन समाज का नेता नहीं बोला। इसी तरह से बिल्किस बानो के मामले में मोदी जी ने गुजरात के 11 जो अभियुक्त थे, जिनकी सजा हो रही थी, आजीवन कारावास हो गया था उनका, जो व्यभिचारी हैं, जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था, उनको 11 साल के बाद छोड़ दिया गया। एक भी विपक्षी नहीं बोला। क्यों? इसका मतलब है कि विपक्ष देश में खत्म कर दिया गया है, अथवा विपक्ष में दम नहीं रही है, जिसकी वजह से वो समाज की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं बोलता। कितना बड़ा कहीं अत्याचार हो जाए, उनसे कोई मतलब नहीं होता, कहीं बात नहीं होती किसी तरह की। साथियों, सच्चाई बात कड़वी लगती है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना आ रही हो, लेकिन सच को सच ही कहा जाएगा, झूठ नहीं कहा जा सकता किसी स्थिति में। भारत का प्रधानमंत्री जब बाहर जाता है तो कहता है बुद्ध की धरती से आए हैं, शांति की धरती से आए हैं, और वहाँ सम्मान पाता है किसके नाम पर? बुद्ध के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर। और जब भारत में आता है तो अयोध्या में जाकर के आपने ड्रामा देखा कि राम की स्टैचू के सामने फ्लैट हो जाता है, लेट जाता है, इतना अंधभक्त जितना किसी दुनिया में देखा ही नहीं होगा। यदि तथाकथित राम आज होते तो वो पोजीशन देख करके कि भारत का प्रधानमंत्री किस तरह से फ्लैट हो रहा है उनके सामने, शायद उनको मुस्कुराहट आती या हंसी आती। कैसे ऐसे भी लोग भी भारत में पैदा हुए हैं। तो क्या कहना, इनका क्या आदर्श है, किस तरह का इनका एक सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे भारत को ले जाना चाहते हैं। साथियों, जिस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा का बिगुल बजाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वहाँ पर आज की मौजूदा सरकार है पूरे देश में उसके उल्टा कर रही है। अशिक्षित बनो, अशिक्षित बनाओ, जिसकी वजह से ये शिक्षित बन गए तो ये हक की बात करने लगेंगे। आपने देखा अभी चंद्रशेखर ने कहा कि भाई ओबीसी की आबादी तो लगभग 55% से ज़्यादा है, तो कम से कम 50%, 52% तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तहलका मचा हुआ है कहीं कोई, लेकिन कोई ओबीसी का नेता ये बात कहने के लिए आज तक पैदा नहीं हुआ। किसी ने नहीं कहा कि भाई मेरी आबादी 52% है तो मेरा 52% रिजर्वेशन दो। एक भी पूरा अध्ययन कर लो, एक भी ओबीसी का नेता ये बात कहने के लिए मंच पे नहीं आया जो आज चंद्रशेखर रावण ने कह दी। इसी तरह से SC ST की आबादी लगभग आज देश में 25% से ज़्यादा हो गई है। रिजर्वेशन कितना है? 22%, 22.5%। वो भी पूरा नहीं हुआ इतने सालों में, 75 सालों में 12, 13, 14% तक। क्या हो रहा है, कौन खा रहा है? आरक्षण का मतलब मैं आपको बताता हूँ। What you mean by the reservation in the country? इस देश के अंदर ब्राह्मण और बनियों का आजीवन रिजर्वेशन है, उस पर कोई समीक्षा नहीं करता। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज ये नहीं कहता कि भाई इनका जो परमानेंट जन्मजात आरक्षण है इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। मंदिरों में जितना पैसा आता है वो सब किसके पास जाता है? पन्नों के पास जाता है। क्या उसमें जो पैसा चढ़ाते हैं जाते हैं, ओबीसी के लोग जाते हैं, ज़्यादातर SC ST के जाते हैं, आदिवासी भी जाते हैं, उनका पैसा है, क्या उसमें उसकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए? वहाँ भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जितनी मंदिरों से कमाई होती है, टेम्पल्स बिकेम दी अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग। वो कोई वहाँ पर देवी देवता नहीं होता, न किसी को कोई वरदान मिलता है, केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है, पाखंडवाद फैलाया जाता है। लेकिन पैसा आता है वो केवल पंडों की जेब में जाता है। उस पैसे पर सरकार का अधिकार होना चाहिए और वो पैसा देश के विकास में लगाना चाहिए किसी कंडीशन में,
जो वहाँ पंडे पुजारी रहते हैं उनको 10,000 5,000 रुपये हर महीने तनख्वाह देनी चाहिए। रहे तो रहे, नहीं तो दूसरा तैयार दूसरा आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई जन्मजात पंडा वहाँ पर बना रहे। आप देख रहे हैं अभी 2 व्यक्ति हैं, एक बाबा रामदेव यादव और एक ओम यादव। ये दोनों हमारा जो यादव समाज है उसी को 2 भागों में बांटने में तुले हुए हैं। ओम यादव कहता हम कृष्णवंशी हैं, यदुवंशी हैं। अरे भाई तू कितना बड़ा यदुवंशी है? यदि यदुवंशी है तो श्री कृष्ण जो मथुरा में मंदिरों में बंद कर रखे पंडों ने और उनकी नाम पर जो कमाई आती है वो पंडों के यहाँ जाती है। भाई तेरा तो हिस्सा है वहाँ पर, अपना उन्हें कैद से मुक्त करा ले, बाहर ले आ उनको। लेकिन नहीं, दूसरे जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, लक्ष्मण यादव जी हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, SS यादव जी, शंकर सिंह यादव हैं, राजकुमार यादव हैं, बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जो विद्वता का काम करते हैं, रात दिन समाज को जागरूक करने में लगे हुए हैं। उनको ये 2 यादव गालियां देते हैं और उनका अपमान करते हैं। इनको पकड़ करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे महापुरुषों को क्या कहा अभी, वो रामदेव कहता है पेरियार साहब को, जो इस देश का एक बहुत महान समाज सेवी, समाज सुधारक इस देश में पैदा हुआ, पेरियार साहब को वो गालियां देता है। क्या कहता है, आज की डेट में पेरियार होता तो मैं जूतों से मारता। ये रामदेव कहता है, रामदेव यादव कहता है। ओम यादव क्या कहता है, लक्ष्मण यादव को, राजकुमार यादव को और जो विद्वान पढ़े लिखे लोग हैं इनको सबको अपने नाम के आगे यादव लिखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों RSS की पाठशाला से निकल करके आए हैं। इसलिए ये विद्वता की पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते, ये पाखंडवाद की बात करते हैं। तो अपने बीच में भी कुछ ऐसे लोग घुसाए हैं जो मनवादियों ने भेज दिए हैं कि तुम इस तरह से जाकर के प्रचार करो। साथियों, कंक्लूजन के तौर पर होना क्या चाहिए, जो हमारे समाज के जो लोग कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, हमने बहुत सारे संगठन बनाए, समाज संगठन बनाए, वक्त आ गया है यदि समाज सेवी हैं, घरों से बाहर निकलो, अपने ऑफिस से बाहर निकलो, समाज में जाने की ज़रूरत है। इस समय घर घर जाने की ज़रूरत है, गांव में जाने की ज़रूरत है, अपने लोगों को जगाओ, आगाह करो। और इस संबंध में जो हमारे महापुरुषों का साहित्य है, लिटरेचर है, वो उनको दो। इस संबंध में एक छोटा सा काम हम लोगों ने किया है। भारत के बहुजनों का इतिहास के रूप में एक कैलेंडर तैयार किया है, जिसकी बहुत बड़ी डिमांड हो रही है। पूरे देश में हर घर में जा रहा है और जहाँ जा रहा है वहाँ से पाखंडवाद पलायन करता जा रहा है। हर बहुजन समाज के व्यक्ति को वो कैलेंडर मंगाना चाहिए और अपने घर में रख करके पढ़ना चाहिए। वो कैलेंडर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला नहीं है, वो कैलेंडर है, इतिहास है, आपका नाम है उसका कैलेंडर केवल। और उसमें वही लिखा हुआ है जो महापुरुषों ने कहा हुआ है। इसी संबंध में हम लोग प्रयासरत हैं, जैसा अभी तक डिसाइड हुआ है बुद्धिजीवियों, जो सोशल सामाजिक चिंतक हैं, उनके माध्यम से, कि अब बहुजन समाज का सच्चा एक पक्का इतिहास लिखा जाएगा, जिसका काम शुरू हो गया है। और ये काम बहुत बड़ा है, विशाल कार्य है। कोशिश करेंगे कि 6 महीने के अंदर देश के बहुजनों का इतिहास बहुजनों के समक्ष होगा, जिसकी वजह से वो पढ़ेंगे। यदि ऐसा हम नहीं कर पाए तो आगे आने वाली बहुजनों की जनरेशन अपने पूर्वजों को भूल जाएगी और ये पाखंडी पंडे पुजारी जो भी कहेंगे उन्हीं को मान लेगी। इसलिए समस्त बुद्धिजीवियों का ये काम है कि वो इस दिशा में कोऑपरेट करें, मॉरल सपोर्ट दें, फिजिकल भी दें, मॉरल सपोर्ट दें, जिसकी वजह से ये काम हो सके। साथियों, इसी संबंध में एक कार्यक्रम हमने रखा है जयपुर का, 2 दिन का कार्यक्रम है, 11 और 12 मार्च 2023 को। वहाँ पर जो बातें आज यहाँ कही गई हैं उन पर विचार किया जाएगा, एक प्रस्ताव पास होगा और वहाँ के और आसपास के उस क्षेत्र के तथा दिल्ली से भी जो लोग जाएंगे, बाहर से भी आएंगे, बुद्धिजीवी होंगे, गहन अध्ययन करने के पश्चात हम वो सारे काम करेंगे। उनके लिए स्टेप उठाए जा रहे हैं जिससे हम समाज को पाखंडवाद की ओर जाने से बचाएं, कावड़िया बनने से रोकें और शिक्षा की तरफ उनको आकर्षित करें।
साथियों, बातें और बहुत सारी हैं, लेकिन उन पर न जा करके मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में, आज की जो हालत बनी है पूरे देश की, ना तो जुडिशरी आपको हक देने आएगी, ना बचाने आएगी, ना न्याय देगी, और विधायिका कार्यपालिका का जो रवैया है वो तो आपके सामने है। जो जांच एजेंसियां हैं आज बीजेपी सरकार की मुट्ठी में है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, विजिलेंस हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स हो, कोई भी हो, वो सब उनकी मुट्ठी में है। जैसा इशारा होता है वैसा ही होता है, और उसी तरह से कोर्ट आदेश भी पारित करने लगे हैं। तो भाई कहाँ जाओगे बहुजनों, कहाँ जाओगे? अब तो आपको न्याय पाने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता रह गया है, रोड पे आना और अपनी आवाज़ को बुलंद करना, और जो डिसीजन आप लोग देंगे उससे बड़ा डिसीजन कोई भी नहीं दे सकता, कोई न्यायपालिका नहीं दे सकती। क्योंकि आपको इतिहास पता है, हम लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, शिक्षा के लिए लड़ी है, किसी पे अत्याचार अन्याय किया नहीं है। 1 मिनट के लिए भारत ने कभी अपनी तरफ से पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। 75 साल हो गए, जब भी अटैक किया तो पाकिस्तान ने किया। तो भारत कहता हमने तो कभी अटैक किया ही नहीं है, हम तो अपने को डिफेंड करते रहे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, उस समय बाबू जगजीवन थे रक्षा मंत्री, 2 टुकड़े करा दिए। इसी तरह से यहाँ पर यदि हम यही कहते रहेंगे कि भाई हम डिफेंड ही करेंगे तो बात कब तक बनेगी? अब डिफेंड मजबूती से करना पड़ेगा। जो अत्याचारी है, जो अन्यायी है, अन्याय करता है, उसको दंड भी दिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयार हो जाइए, और जितने भी मूवमेंट सामाजिक संस्थाएं चला रही हैं देश भर में, उनके साथ मिलकर के आगे का आंदोलन चलाने की प्रतिज्ञा कीजिए कि बहुजन समाज के अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। किसी हालत में उनका, चाहे मामला आरक्षण का हो, चाहे एट्रोसिटीज़ का हो, किसी चीज़ का हो, और जिन अत्याचारियों ने और जिन लोगों ने अत्याचार किए हैं उनको दंड दिला के रहेंगे। चाहे वो हाथरस का मनीषा कांड हो, चाहे गुजरात का कांड हो, चाहे किसी स्टेट का कांड हो। इसलिए सबको एकजुट होकर के अब आना पड़ेगा, तभी हम समाज को सुरक्षित कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को हमारी बात पसंद आएगी। कुछ लोग हो सकता है कि उसे पसंद ना करें, या जो भी सोचते रहें। मैं एक एडवोकेट होने के नाते कानून की बात करता हूँ, जो संविधान है, संविधान में लिखा है, संविधान की बात करता हूँ। मैं किसी पर कोई अत्याचार नहीं करता, न करवाता, न मेरा समाज करता अत्याचार। हमारे समाज पर जो अत्याचार किए गए हैं उनको डिफेंड करने के लिए हम कोशिश करते हैं, करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हमारे जो वकील भाई हैं पूरे देश भर के, उनसे भी कहना चाहूँगा कि देखिए, बाबा साहब ने कहा था, जब 10 वकील, 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर और 10 टीचर, यानी टीचर का मतलब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी हो जाएगा, ये 4 मिल जाएं तो समझ लो समाज इतना विकसित हो जाएगा, उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं अपने वकील भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि साथ आएँ। डॉक्टरों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपने काम के बाद जो समय मिलता है सहयोग करें, हर तरह का सहयोग करें, मॉरल सपोर्ट दें किसी तरह से। इसी तरह से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, विद्वान होते हैं, उनके सहयोग की ज़रूरत है। इसी तरह इंजीनियर, टेक्निकल होते हैं, उनकी भी ज़रूरत है। साथियों, ये सब हमने कर लिया तो समझिए एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, बहुत बड़ी ताकत हमारी बन जाएगी। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के हम 11 मार्च को जयपुर कूच कर रहे हैं, और वहाँ जो होगा आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय सम्राट अशोका, नमो बुद्धाय।